बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पार्ट 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। इससे पिछला पार्ट अगर आपको देखना है, ठीक है, बहुत बड़ी डेरिवेशन थी वो प्रेशर ऑफ गैस की। तो यहाँ पर देखिए आप, ऊपर आपको लिंक जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम डेरिवेशन जो है वो कर चुके हैं प्रेशर ऑफ गैस की। अब ये पार्ट 4 के अंदर हम जो है रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं और कुछ वर्कड एग्जाम्पल्स जो हैं, 4 वर्कड एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, उनको जो है वो हम बारी बारी देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये अगला और आखिरी टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 का। उसके बाद एक्सरसाइज इसकी बहुत तवील है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स। 10 प्रॉब्लम्स इसकी एक्सरसाइज में दी गई हैं, फिर उसकी तरफ चलेंगे। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर इसी टॉपिक को, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, इसी टॉपिक को एक और तरह से आपके पास एग्जाम में आ सकता है। प्रूव, साबित कीजिए, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ये इस तरह भी आ सकती है। और इन द लास्ट हमें यही जवाब निकालना है और हमें यही साबित करना है इसके अंदर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इसको इस तरह से भी आपसे वो पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, ताकि आप लोगों को अगर यही सवाल घुमा फिरा के दिया जाए तो आप परेशान नहीं हो। एक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपसे पूछ ले रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। ऐसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि साबित कीजिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब जो कि केल्विन में हो, या फिर आपसे इस तरह भी बोला जा सकता है कि साबित कीजिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ कीजिए कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? टेम्परेचर इन केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए मैंने 2-3 तरह से आपको बता दिया और यही हमारा टारगेट है कि हमें इस चीज़ को ही प्रूफ करना है इन द लास्ट, इसके अंदर डिराइव करते हुए। समझ में आ रही है बात आपको? अब पिछला जो पार्ट 3 है वो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। वो 1 घंटा 22 मिनट का पार्ट है, ठीक है, जिसको मैंने 10 स्टेप्स के अंदर आपको करके बताया है। देखें आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, आप 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हैं कि आपको स्टेप्स जो हैं वो जो बुक के अंदर दिए हुए हैं कि ये इक्वेशन है और ये वो बला बला नहीं। थोड़ा अपना जहन का, अपने दिमाग को खोलिए, ठीक है, थोड़े दिमाग को आज़ाद कीजिए। ये जो स्टेप्स मैंने 10 बनाए हैं, पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसमें 10 स्टेप्स के अंदर, 9 स्टेप्स के अंदर मैंने पूरी डेरिवेशन की है प्रेशर ऑफ गैस की। वो 2.5 इंच की जो है वो आखिर में एक इक्वेशन है, उसको सिर्फ डिराइव करने के लिए। उसके अंदर बहुत सारी दूसरी इक्वेशंस भी शामिल थी, ठीक है। तो बार बार उसका हवाला मैं दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आपने नहीं देखी तो उस पर ज़रा एक दफ़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है, उसको डिराइव करना सीख लीजिए। ये जो स्टेप्स लिखवाए थे मैंने बारी बारी, उनको फॉलो करके उसके ऊपर मेहनत कर लीजिए आप, तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें उन्हीं का हवाला आएगा बार बार, उसी की इक्वेशंस का हवाला यहाँ पर बार बार दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो जो बच्चे पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, वो तो समझ लेंगे अभी यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। ये प्रेशर की इक्वेशन है, ठीक है।
प्रेशर बराबर है 1/3, ये डेंसिटी का सिंबल है, ठीक है, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का सिंबल है ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द क्यूब, ये वो है, ठीक है भाई। अच्छा, इसी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम, इसी को आगे लेके चलते हैं यहाँ पर। अब ये बोलता है यहाँ पर कि आपकी ये डेंसिटी जो है, ठीक है भाई, अब इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। क्या साबित करने जा रहे हैं हम ये साबित करने जा रहे हैं, प्रूफ कीजिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हाँ, इसको एक और तरह से भी आप साबित कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², याद है ना, ये मैकेनिक्स में आपने देखा है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले की ही एक मॉडिफाइड शक्ल आपके सामने आएगी, इस फॉर्मूले की ही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म आपके सामने आएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग प्रेशर इक्वेशन, P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी, फिर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। और यहाँ पर ये डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी किसके बराबर है, ये डेंसिटी जो बराबर है वो mnv के बराबर है, mnv के बराबर है। जो चीज़ जिसके बराबर है वो मैं यहाँ जो है वो बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। ये m क्या है हमारे पास, ये तो डेंसिटी का सिंबल है, ये m क्या है हमारे पास, ये मास है, और ये nv क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद NV, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसमें फ़र्क रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है कैपिटल N, ठीक है, ये भी अभी आएगा आगे। तो यहाँ पर डेंसिटी आपकी mnv के बराबर है, तो इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रेशर बराबर हो जाएगा 1/3 mnv, v छोटा सा आएगा, और उसके साथ ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला हवाला दोबारा यहाँ पर आएगा कि आपका ये जो है वो, इसको ज़रा मैं साइड पर रख दूँ, ये नोट्स मेरे, इसमें जो NV है आपका, NV नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, अगर आपको ये फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको आपको वॉल्यूम पर डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। जब आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम को अगर आप पिछली डेरिवेशन में देखें तो इस तरह से L³ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बात वही है, अगर आप L³ करें या V करें तो इसकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा। प्रेशर बराबर हो जाएगा 1/3 mnv की जगह पर क्या आ जाएगा, n/v, ठीक है भाई, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, कंपैरिजन की, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर हमें ये शक्ल देनी है, ये साबित करना है, और काइनेटिक एनर्जी की एक मॉडिफाइड शक्ल हमें ये देनी है, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ ज़रूरत है एक इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू nRT। कंपेयर PV इज इक्वल टू nRT, इससे आपको कंपेयर करना है। ये हेडिंग दे दें आप, PV इज इक्वल टू nRT। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, तो क्या ये जो इक्वेशन है, क्या इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल हो सकती है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ये जो V है इसको उठा के आप यहाँ ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 mn एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसकी और इस इक्वेशन की PV इज इक्वल टू nRT की, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई, तो राइट हैंड साइड हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे nRT इज इक्वल टू 1/3 m टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये nRT हो गया आपका।
ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगला मरला ये वाला है, ये जो नंबर ऑफ मोल, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के कई फार्मूलाज हैं। एक तो फार्मूला आपको याद है जब से केमिस्ट्री की दुनिया में आपने कदम रखा है 9th क्लास से या उससे भी पहले, वो क्या है, इन शॉर्ट हम उसको लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास, याद है ना। यहाँ पर क्या आता है, मास इन ग्राम। अब ज़रा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस फार्मूले की समझ लीजिए। n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, m जो है स्मॉल m ये मास इन ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल M जो है ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है मोलर मास जो है किसको कहा जाता है, एटॉमिक मास को भी मोलर मास कहते हैं, मॉलिकुलर मास को भी मोलर मास कहते हैं, फार्मूला मास को भी मोलर मास कहते हैं। बस आपको ये करना पड़ेगा कि एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और फार्मूला मास, इन तीनों को ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बस मतलब उनके आगे जी लिख देना पड़ेगा आपको बस। तो ये एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फार्मूला मास जो है, अब आप इनको मोलर मास भी कह सकते हैं। मतलब मोलर मास जो कैपिटल M से आपको बताया जा रहा है, ये कलेक्टिवली आपको तीन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। ये मोलर मास, एटॉमिक मास की भी, मॉलिकुलर मास की भी और फार्मूला मास की भी। बस इन तीनों को आपको ग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला तो ये रहा। नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला और भी है, उसको भी नोट कर लें। नंबर ऑफ मोल बराबर है टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। NV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। देखें फ़र्क रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एवोगैड्रस नंबर, और एवोगैड्रस नंबर। तो इसको अब आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं मिटा दूँ, इसका हवाला यहाँ पे दिया जाएगा। ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रस नंबर। ठीक है भाई, इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल N, Na आर टी इज इक्वल टू 1/3 mn। अब यहाँ आसान सी मैथमेटिक्स है, आसान सी मैथमेटिक्स, कि अगर यहाँ पर जो आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आपको वही वेरिएबल नज़र आ रहा है तो उनको काट दीजिए भाई। ये n जो है ये भी कट जाएगा, ये n जो है ये भी कट जाएगा। अब इसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा आपके 1/NaRT, तो इसको आप RT कर लें, RT अपॉन Na, RT अपॉन Na इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N, और कैपिटल N की तो कहानी ख़त्म हो गई ना यहाँ पर, M और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये शक्ल आपके पास आ गई यहाँ पर। अब क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला बनाना है असल में, इसकी इसी की मॉडिफाइड फॉर्म होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो 1/2 कहाँ से लेके आएंगे आप, इसको लाने के लिए आपको यहाँ पर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से, 3/2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/2। देखें हर चीज़ की मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। जब आपके जहन के अंदर वजह होगी ना, वजह होगी कि यार ये हम कर क्यों रहे हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, आपके जहन में बैठ जाएगा वो। अब आपको क्लियरली ये लॉजिक समझ में आ रही है क्यों आखिर बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
3/2 से, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी, हमारा तो टारगेट ये है ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हमने साबित करना है कि वो टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशनशिप में आता है। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो इन्वॉल्व हो जाता है ना, और इसमें फिर 1/2 कहाँ से लाएंगे? तो ये सब यही करने के लिए किया जा रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन एवोगैड्रस नंबर बराबर है 1/3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 mv एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये कट गया यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ क्या बच गया? 1/2 m एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर क्या बच गया? 3/2 RT अपॉन NA। ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए आप। 3/2 RT अपॉन NA बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल होगा, 300 साल पहले वो कांस्टेंट इस्तेमाल होता था, ठीक है। बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था, और इसी वक्त एक कांस्टेंट भी दिया था, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखें तो उसमें मैंने ये छोटी छोटी टर्म्स, ये कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर समझाई हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, क्या बला है जो हर दफ़ा ये कांस्टेंट आ जाता है बीच में, यार ये क्या मुसीबत है। तो ये देखें आप, उसके अंदर तफसील से मैंने इसके ऊपर बात की है, ठीक है। अब यहाँ पर वो यही कहता है कि ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, ठीक है, तो ये R जो है R/NA, R/NA ये किसके बराबर है? R/NA ये किसके बराबर है? K के। और ये K असल में है क्या? ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी बाकायदा वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, इसकी इसमें जो K है, अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसमें ये K कहलाता है, ठीक है। तो R/N की जगह पर, इसकी जगह पर ये R/N, T को छोड़ दें, T को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है R/N, इसकी जगह पर ये K आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, फिर ये K हो गया, फिर ये T हो गया, इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, तो ये जो अभी हम डेरिवेशन करते हुए यहाँ से यहाँ तक आए हैं, आपने इस प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन को आपने यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है इसको डेंसिटी की जगह पर आपने mnv ये पुट किया है, फिर आपने nv की जगह पर n/v पुट किया है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ कंपेयर किया है PV = nRT से इस v को यहाँ ला के, तो इस PV की जगह पर क्या आ जाता है? nRT जो है वो आ जाता है 1/3 mn एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। और उसके बाद जो है यहाँ पर कैपिटल N, और ये N की जगह पर, इस N की जगह पर कैपिटल N/NA आ जाता है। उसके बाद ये N से N जो है वो कट जाता है, RT/NA बच जाता है 1/3 m एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ये आ जाता है। और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में से 1/2 आप ले आइए। तो यहाँ पर 1/2 लाने के लिए 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड से, आपने ये किया, और फिर आपके पास R/NA आया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। ए छोटा आएगा, ये एवोगैड्रस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये किसके बराबर है? K के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह ये K आ जाएगा। और इसी तरह राइट हैंड साइड पर 1/2 mv स्क्वायर ये आपके पास आ गया। समझ में आ रही है बात? आप नोट करें कि हर चीज़ के पीछे जो है बाकायदा एक लॉजिक जो है वो मौजूद है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया 3/2 kT/12। अब यहाँ पर इशू ये है कि ये अब इसकी जगह पर क्या हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लें? क्योंकि देखें 1/2 mv स्क्वायर
किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, तो 1/2 mv² आ गया है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये यहाँ पर ये v जो है ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का एवरेज है। तो ऑटोमेटिकली ये अगर वेलोसिटी का एवरेज हमारे पास है, जैसे कि हमने पिछली इक्वेशन में पिछले पार्ट में निकाला भी था, तो अब जो हमारे पास ये आएगा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आएगी, इसकी जगह पर 1/2 mv² की जगह पर ये काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, या काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ लिखेंगे AVG छोटा सा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए। अब बाकी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाएगा ये, इसको मैं एक दफ़ा और लिख लूँ यहाँ पर तो आसानी हो जाएगी। 3/2 काइनेटिक KT बराबर है काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज 1/2 mv² इसकी जगह पर ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर = K मौजूद है। अब ये इक्वल का साइन जब हम हटाते हैं यहाँ पर, आपको याद है इक्वल का साइन जब हम यहाँ पर हटाते हैं तो क्या चेंज आता है। अब ये सवाल पैदा होता है इक्वल का साइन आया कब था। आसान सी मिसाल देता हूँ, ये A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। अगर आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट आप K से रिप्रेजेंट करें, R से करें, P से करें, D से करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइंटिस्ट जो हैं वो ये कांस्टेंट किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दो काम होंगे जब भी आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें इक्वल का साइन भी नज़र आ रहा है और ये कांस्टेंट भी नज़र आ रहा है, ये रहा ना कांस्टेंट K और ये इक्वल का साइन। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये T और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ठीक हो गया भाई। जब आप रिवर्स करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ जाते हैं, तो ये जो हमारे पास ये कांस्टेंट हैं, यानी कि नंबर, वेरिएबल्स के अलावा ये जो नंबर हैं ये मीनिंगलेस हो जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रहती, आप इनको वैसे ही ख़त्म कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आपका टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के, जो कि एवरेज है। और यहाँ पर अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड जो आपका टारगेट है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यही तो प्रूफ करना चाहते थे आप, याद है शुरू में मैंने क्या बताया था, यही तो आपको साबित करना है। अब यहाँ पर ये जो है KAV एवरेज काइनेटिक, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एवरेज, इसको हम एक और नाम देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब आपकी 4 वर्कड एग्जाम्पल हैं, मैं सोच रहा था कि इसी में करवा दूं चारों वर्कड एग्जाम्पल। उसके बाद आपकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट भी है वो, तो ये दोनों मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे इसकी। तो लगभग ये चौथा पार्ट हो गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 5, 6, 7 पार्ट के अंदर आपका ये चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। वैसे ये बेसिकली चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 की तरफ चलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बड़े मज़े का है, ये समझने वाला है। और आपने वाकई अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ के किया तो आप फिंगर टिप्स पे इसको
हल कर लेंगे इस मसले को। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।